नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी जिसका नाम है, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी के सभी शिक्षक आपके लिए दिन रात करके वीडियो बना रहे हैं आपके भविष्य के लिए। जैसा कि आप एग्ज़ाम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, तो एग्ज़ाम को दृष्टिकोण से अनसॉल्व और सरल हल कराते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि जितने टीचर हैं हम लोग सभी लोग आप लोग के अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। जो एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सिलेबस को पूरा करा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे सहायता भी मिलेगी। और जब एग्ज़ाम देने जाइए तो ज़रूर इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ उस पल होता है कि वीडियो को देख लेने से जब 1-2 नंबर आपके उससे मिल जाते हैं तो आपका लाभ ही होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी दोस्तों। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे मृदा के बारे में कि मृदा कितनी अवस्था में पाई जाती है। तो मृदा की अवस्था 3 प्रकार की थी, 3 प्रकार की अवस्था में पाई जाता था मृदा। पहली मृदा थी आंशिक रूप से संतृप्त मृदा, यानी वह मृदा पिंड जिसके अंतर्गत मृदा के ठोस कण, जल तथा वायु तीनों उपस्थित होते हैं। ऐसे मृदा पिंड को आंशिक रूप से संतृप्त मृदा पिंड कहते थे। शुष्क मृदा पिंड किसे कहा गया कि वह मृदा पिंड जिसके अंतर्गत मृदा के ठोस कण और वायु भरी होती है, ऐसे मृदा पिंड को शुष्क मृदा पिंड कहते हैं। और संतृप्त मृदा पिंड उसे कहते हैं जिस मृदा पिंड में मृदा के ठोस कण और जल दो विद्यमान होते हैं, ऐसे मृदा पिंड को संतृप्त मृदा पिंड कहते हैं। तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं कि मृदा पिंड के त्रिअवस्था चित्र और उनके अन्य परिभाषाएं। ये आपका जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये डिप्लोमा थर्ड ईयर के सॉइल मैकेनिक्स जो 5th सेमेस्टर का 12 तारीख के लगभग में आपकी डेट आई है, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैं 99% कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन उसमें आ गया है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, एक बार देखने से आपको खुद वास्तविकता में पता चल जाएगा कि ज़रूर ये वीडियो आपको लगेगा कि आने वाला है दोस्तों। और एक ही वीडियो में सभी को मैं एक ही मेजरमेंट कर दिया हूँ। देखिए तो क्या आज स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो 3 फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मृदा पिंड जिसके अंतर्गत तीनों घटक आ जाए। जैसे में अगर मान लेते हैं हम, ये मृदा पिंड है, ये आपकी मृदा पिंड है, इसके अंतर्गत दोस्तों मृदा के ठोस कण, जल और वायु विद्यमान रहती है। तो दोस्तों ये आपका मृदा पिंड है। ये क्या है दोस्तों? तो मृदा पिंड है, मृदा पिंड है, ठोस कण है, इसमें दोस्तों आपका जल भरा हुआ है। ये क्या है? जल भरा हुआ है और इसमें वायु है। तो इस वह मृदा पिंड जिसके अंतर्गत मृदा, जल और वायु तीनों रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है 3 फेज डायग्राम। और जिस मृदा पिंड में सिर्फ 2 रहे, जैसे मृदा मिल जाए और जल मिलता है, तो ऐसे मृदा पिंड को कहते हैं संतृप्त मृदा। तो ये 2 फेज डायग्राम कहलाता है मृदा का। और एक और आता है आपका मृदा पिंड और ठोस कण और वायु, तो ये भी 2 फेज डायग्राम है। तो हम लोग आते हैं आगे तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के भाग को कहते हैं मृदा पिंड के आयतन। ठीक है, मृदा पिंड का आयतन भी कह सकते हैं क्योंकि एयर में आयतन कहा है। और यहाँ से यहाँ के भाग को कहते हैं W, यानी पानी का आयतन, पानी का आयतन, वॉल्यूम और वेट, यानी वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब है कि पानी का आयतन। और यहाँ से यहाँ तक का WS यानी VS, यानी मृदा पिंड का आयतन। अब देखते हैं कि जल में भी वायु फंसी रहती है और वायु ऊपर तो ही है, तो इन दोनों को मेजरमेंट करते हैं तो हम लिख सकते हैं VV, यानी मृदा पिंड और जल दोनों में जो वायु है पूरा आयतन। इस भाग को पूरे आयतन कह सकते हैं। ठीक है, ये भाग को पूरा क्या कह सकते हैं हम लोग? आयतन कह सकते हैं। वैसे ही इसका भार भी होता है, तो वायु का भार को हम डिनोट करते हैं किससे? WA से। किससे डिनोट? WA से करते हैं डिनोट। और इस W से करते हैं पानी का, वाटर का, पानी का यानी वाटर ऑफ वेट, यानी पानी का भार। उसके बाद यहाँ पर सॉलिड का अगर बात करते हैं तो WS आता है दोस्तों। कितना? WS आता है। और तीनों को मिलाकर हमारा बनता है दोस्तों पूरा भार, कि मृदा पिंड का पूरा भार आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या है, हम लिखते हैं दोस्तों। तो जो VA है ये आपका दोस्तों मृदा पिंड में, मृदा
पिंड में मृदा पिंड में वायु का मृदा पिंड में वायु का आयतन, मृदा पिंड में वायु का आयतन VW कहते हैं दोस्तों मृदा पिंड में पानी का आयतन, मृदा पिंड में पानी का आयतन VS बराबर लिख सकते हैं दोस्तों मृदा पिंड में मृदा के ठोस कणों का आयतन, मृदा के ठोस कणों का आयतन होगा दोस्तों। जब यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी का आयतन है और VA बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि कुल आयतन बराबर VA प्लस VW प्लस VS। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा VV यानी मृदा पिंड में और जल में जो आयतन है वह VA और VW के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों VV प्लस VS यानी मृदा पिंड के कुल आयतन को। तो यहाँ पर हमको एक समीकरण मिलेगा, इसको इंगित कर लेंगे क्योंकि यह इम्पोर्टेंट आपका सूत्र बन जाएगा और आगे हमको न्यूमेरिकल में भी हेल्पफुल करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वेट की बात करते हैं तो VA बराबर होता है दोस्तों आपका, VA बराबर क्या है, तो मृदा पिंड में वायु का भार, मृदा पिंड में वायु। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, WW को दोस्तों कहते हैं मृदा पिंड में पानी का भार, मृदा पिंड में पानी का भार। आगे दोस्तों पढ़ेंगे WS बराबर कहते हैं मृदा पिंड में ठोस मृदा का भार, ठोस कणों का भार। तो इस प्रकार से हम मृदा के भार को व्यक्त करेंगे। तो W बराबर लिख सकते हैं WA प्लस WW प्लस WS। तो हम देखते हैं कि जो वायु का भार होता है दोस्तों वहाँ नगण्य माना जाता है यानी जीरो माना जाता है। तो लिख सकते हैं जहाँ WA बराबर जीरो, WA बराबर जीरो दोस्तों करेंगे तो W बराबर लिख सकते हैं WW प्लस WS। इसको ब्रदर हम लोग सूत्र के रूप में याद कर लेंगे कि भी आपको न्यूमेरिकल में सब्जेक्ट में ध्यान देने की बात होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पर कि मृदा पिंड के त्रिअवस्था चित्र में ये 3 फेज डायग्राम था जिसमें मृदा के ठोस कण, जल और वायु तीनों विद्यमान थे। वायु में जो आयतन है उसका VA से प्रदर्शित किया गया, जल में VW से प्रदर्शित किया गया और मृदा पिंड के आयतन को VS से प्रदर्शित किया गया। इसके बाद कुल आयतन को V से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर वायु के भार को WS से प्रदर्शित किया गया, जल के भार को WW से प्रदर्शित किया गया और मृदा पिंड के ठोस कण के भार को यानी WS से प्रदर्शित किया गया। तो W पूरा भार होता है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट करना चाहते होंगे, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे पढ़ेंगे रिक्तता अनुपात के बारे में, रिक्तता अनुपात क्या है और किस उसका सूत्र क्या होता है और किसी भी मृदा पिंड को किसके आधार पर लिया जाता है और रिक्तता अनुपात के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों रिक्तता अनुपात के बारे में, तो लिखेंगे रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात। तो रिक्तता अनुपात क्या है दोस्तों कि मृदा पिंड में रंध्रों का आयतन, मृदा पिंड में रंध्रों का आयतन तथा ठोस कणों का आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं, रिक्तता
अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए रिक्तता अनुपात बराबर क्या होगा दोस्तों? रिक्तता अनुपात बराबर होगा मृदा पिंड में रंध्रों का आयतन बटा में मृदा पिंड के ठोस कणों का आयतन। तो आगे देखेंगे दोस्तों, रिक्तता अनुपात को ई से प्रदर्शित किया गया, तो ई बराबर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, रंध्रों के आयतन को भी से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद मृदा के ठोस कणों का आयतन VS, यानी कह सकते हैं ई बराबर VV अपान VS होता है। जब रिक्तता अनुपात को परसेंटेज में लिया जाएगा दोस्तों, तो VV अपान VS इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। अब देखते हैं दोस्तों, जिस मृदा पिंड में रिक्तता अनुपात ज़्यादा होती है उसकी पारगम्यता उतना ही अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि मृदा पिंड में रिक्तता अनुपात जितनी ज़्यादा होगी उस मृदा की पारगम्यता का गुण उतना ही अधिक होगा। जब दोस्तों मृदा की पारगम्यता ज़्यादा होगी तो उसकी सामर्थ्य में कमी आएगी। अतः उस मृदा की सामर्थ्य में कमी होगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पारगम्यता जितना ज़्यादा होगा उसकी मृदा उतनी ही सामर्थ्य में उसकी कमी आएगी। पारगम्यता का मतलब होता है कि वह मृदा के अंतर्गत जो आकर्षण बंद होता है कणों के बीच में नहीं होता है, इसलिए वह पानी को इस पार से उस पार जाने देती है, यानी पारगम्यता उसका ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। इसको नोट करना चाहते होंगे तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सरंध्रता के बारे में। सरंध्रता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। आपके लिए वीडियो बहुत सहायक फुल होगी, इतना समझ के चलिए और देखिएगा ज़रूर एक बार पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक। सरंध्रता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सरंध्रता क्या है? तो सरंध्रता क्या है दोस्तों? तो मृदा पिंड में रंध्रों का आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को सरंध्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरंध्रता कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है।
किया जाता है। अतः या इसलिए लिख सकते हैं सांद्रता बराबर लिख सकते हैं रंध्रों का आयतन बटा में कुल आयतन रंध्रों का आयतन बटा में कुल आयतन। सांद्रता को आप लोग देख रहे हैं कि यन से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों, तो यन बराबर लिख सकते हैं वी अपान वी। वी कहते हैं रंध्रों का आयतन, वाइड्स ऑफ वॉल्यूम, और कुल आयतन को भी से प्रदर्शित किया गया। और यन अगर परसेंटेज में पूछता है तो आपको वी अपान वी इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो ये रंध्रों जो सांद्रता है वह परसेंटेज में मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सांद्रता है वह अगर मृदा पिंड को आपको लेना है तो किसके आधार पर लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है वी अपान वी एस, और यन बराबर हम अभी देख चुके हैं कि वी अपान वी। आप देखेंगे दोस्तों कि जो वॉल्यूम ऑफ रंध्र है उसका भी मान बदलता है, इसका भी मान बदलेगा। जब इसका मान बदलता है तो रंध्र का यानी आयतन का भी मान बदलेगा, लेकिन मृदा के ठोस कण का जो भार होगा वो तो बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपका निगेटिव में चले जाते हैं, क्रॉस बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन सॉलिड जो मान है ये कभी घटता बढ़ता नहीं है। जब मृदा पिंड को आपको लेना होगा तो रिक्तता अनुपात पर ही उसको रेशियो में लेते हैं दोस्तों, रिक्तता अनुपात को ही मेजरमेंट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों संतृप्ति अंश के बारे में। संतृप्ति अंश क्या है ये देखते हैं दोस्तों हम लोग। संतृप्ति अंश से पहले देखते हैं दोस्तों प्रतिशत वायुरंध्र, प्रतिशत वायुरंध्र क्या है कि मृदा में पिंड में वायु का भार, मृदा पिंड में वायु का आयतन तो लिखेंगे दोस्तों कि मृदा पिंड में वायु का आयतन, तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, तो प्रतिशत वायुरंध्र कहते हैं, प्रतिशत वायुरंध्र कहा जाता है। इसे प्रतिशत वायुरंध्र कहा जाता है। इसे यन्ने से प्रदर्शित किया जाता है, इनने से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाएगा, यन स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो यन्ने बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका वायु का आयतन यानी वी वॉल्यूम, और किसका, एयर का, और मृदा पिंड में कुल आयतन को किससे डिनोट किया गया था, वी से। जब यन्ने आपको परसेंटेज में दोस्तों पूछेगा तो वी बटा में वी इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो वायुरंध्र जो प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। जब जानते हैं कि संतृप्त मृदा पिंड रहेगी तो उसमें वायुरंध्र कितना रहेगा, तो वायु जो हो मान है वो अधिकतम रखा जाएगा, और शुष्क मृदा में इसका मान 0 होता है। शुष्क मृदा पिंड में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कोई प्रकार की शुष्क मृदा पिंड है, शुष्क मृदा पिंड में जो इसका मान आता है 0 आएगा। किसका, प्रतिशत वायुरंध्र का शुष्क मृदा पिंड में शुष्क मृदा पिंड में अधिकतम आता है, शुष्क मृदा पिंड में अधिकतम आएगा। और संतृप्त अवस्था में यानी पानी भर दिया गया तो वायु निकल जाएगी यानी न्यूनतम हो जाएगा। संतृप्त मृदा पिंड में प्रतिशत वायु जो रंध्र होती है उसमें वह कम होता है यानी न्यूनतम होता है।
आंशिक रूप से संतृप्त मृदा पिंड में प्रतिशत वायु रंध्र का जो मान होता है यह आंशिक रूप से संतृप्त मृदा और संतृप्त मृदा के बीच में मान होता है। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जलांश के बारे में। जलांश क्या है ये हम लोग देखते हैं दोस्तों। और जलांश से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जलांश किसे कहते हैं, जलांश की परिभाषा क्या है, या ऐसा पूछता है कि जलांश का सूत्र क्या है। दोस्तों हम अभी जलांश के बारे में पढ़ते हैं। जलांश क्या है तो लिखते हैं दोस्तों जलांश। जलांश मृदा पिंड में जल की वह मात्रा जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर देती है, तो उस मात्रा को यानी उस भाग को जलांश कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जलांश क्या है तो लिखेंगे दोस्तों जल की वह मात्रा, जल की वह न्यूनतम मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जो या जिसके द्वारा लिख लेंगे, या जिसके द्वारा किसी मृदा पिंड को किसी मृदा पिंड की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है दोस्तों। आप लोग मेरे साथ साथ लिखने की और पढ़ने की कष्ट करेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट को कवर किया जाए, तो मेरे साथ भी लिखते रहेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा, और नोट्स बनाते जरूर रहिएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए, अब ये कहने का मतलब क्या है कि जल की वह न्यूनतम मात्रा जिसके द्वारा किसी मृदा पिंड की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यानी आप मानिए कोई ठोस मृदा है, ये क्या है दोस्तों, तो ठोस कोई मृदा होगी, तो ठोस मृदा अवस्था में रहेगी, तो ठोस अवस्था में है, वह ठोस अवस्था में है, तो उसमें हम लोग जल मिला दिए, क्या मिला दिए, जल मिला दिए, प्लस जल कर देंगे, तो ठोस में और जल मिला देंगे तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, यानी अर्ध ठोस में बदलेगा। किस में बदल जाएगा, अर्ध ठोस में बदल जाएगा दोस्त, वह अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाएगी मृदा। जब अर्ध ठोस मृदा को अगर हम जल मिलाते हैं, उसमें एक निश्चित अनुपात मिला रहे हैं, ये नहीं कि दोबारा एक निश्चित अनुपात, जैसे आप लोग घर पे रोटी बनाते हैं और आटा गूंथते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतनी पानी डालते रहते हैं, उसी प्रकार पहले आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वह अर्ध ठोस में बदलेगी। उसके बाद अर्ध ठोस में थोड़ा सा और पानी मिलाते हैं दोस्तों, तो यह बदल जाएगी दोस्तों सुघट्य अवस्था में। किसमें, सुघट्य अवस्था में बदलेगी, सुघट्य अवस्था। अच्छे अर्ध ठोस किसे कहते हैं, आप देख ही रहे, उसको दबाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा उसके आकार में परिवर्तन हो। सुघट्य अवस्था किसे कहेंगे दोस्तों, तो एक मिट्टी का कोई पिंड ले या छोटा सा एक प्रतिदर्श ले भाग, और हथेली पर रख कर उसे पानी से गूँथें, और पानी से गूँथेंगे जब उसको रोल बनाएंगे, यानी बेलनाकार बनाएंगे, हथेली पर इस सतह पर रख कर जब रगड़ेंगे इसको, तो वो पतला धागा बनेगा। और पतला धागा कितना बनना चाहिए, तो 3 mm का धागा जब बन जाए, और उसके अंतर्गत ये मान लीजिए 3 mm का पतला धागा हम बना लिए हैं हाथ पर रोल करके या किसी समतल सतह पर, और जब इसमें क्रेक नहीं आता है, क्रेक नहीं आएगा तो समझ लेंगे कि वह जो मिट्टी की अवस्था है वह सुघट्य अवस्था में है। और जब क्रेक आ जाएगा ना, तो यानी सुघट्य अवस्था को पार कर यानी अर्धठोस में आ जाएगा। सुघट्य अवस्था को जो मृदा रहेगी उसको मन चाहा आकार में ढाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो बर्तन लोग बनाते हैं मिट्टी की, वहाँ की जो मृदा होती है वह सुघट्य अवस्था में होती है। आप जिस आकार में चाहेंगे उस मिट्टी को ढाल सकते हैं। उसी जो मिट्टी को या किसी भी पदार्थ को जिस आकार में मन चाहा आकार में ढालना ही उस मृदा की अवस्था कहलाती है सुघट्य अवस्था। तो दोस्तों इसको कहते हैं, जब सुघट्य अवस्था में हम जल मिलाते हैं, और सुघट्य अवस्था में हम लोग दोस्तों अगर दोबारा जल मिलाते हैं तो वह दोस्तों द्रव अवस्था में बदल जाएगी। द्रव अवस्था का मतलब मृदा पिंड है जिसमें इतना जल मिला दिया गया है कि मृदा को अगर हम एक स्थान पर रख रहे हैं तो फैल रही है।
फैले नहीं, पानी की तरह व्यवहार कर रही है। पानी को एक स्थान पर रखेंगे तो फैलेगी, यानी उसको गिराएंगे पानी को तो फैलेगा। उसी प्रकार द्रव भी व्यवहार करने लगेगी पानी की तरह, तो इसीलिए इसको कहा गया द्रव अवस्था। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे मृदा पिंड में जब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे कि किसी मृदा पिंड में किसी मृदा पिंड में मृदा के अंतर्गत जो जल का भार होता है वो दोस्तों, मृदा पिंड में जल का भार तथा ठोस कणों का भार, किसका भार? ठोस कणों का भार के अनुपात को दोस्तों जलांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जलांश कहते हैं। तो जलांश बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, जलांश बराबर इसे दोस्तों इसे स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल w से। तो स्मॉल w बराबर हम लिख सकते हैं जल का भार यानी दोस्तों w, और ठोस कणों का भार लिख सकते हैं WS। ये आपका अगर परसेंटेज में मान पूछता है तो W प्रतिशत लिख सकते हैं, और W बटा में WS इंटू 100 कर लेंगे। कितना दोस्तों? इंटू 100। ये मान आपका जलांश पे पता चल जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग देखे हैं कि त्रि अवस्था में मृदा की अन्य परिभाषाएं कितने प्रकार की होती है, त्रिअवस्था क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना शेयर करना है कृपया है कि आप लोग करें, और इसको लाइक और कमेंट जरूर करना ना भूलें। और आपके लिए वीडियो हम लोग रात दिन और एक करके हम लोग बनाते हैं, और बस एक लाइक के लिए और इतना भी सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग का जो मनोबल है वह नीचे गिर जाएगा दोस्तों। और क्योंकि हम लोग का क्या है, हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए इतना समय निकाल कर, तो सोचते हैं एक लाइक मिले, कमेंट तो अच्छा लगता है टीचरों को भी कि चलिए हम लोग को चाहने वाले भी बच्चे हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों। और देखिए हमारे जितने द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी के जितने अध्यापकगण जुड़े हुए हैं आपसे, ये एक एक वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल बनाते हैं, रात दिन कर नोट्स तैयार करते हैं, और उसमें ढूंढ कर जैसे खादानों में से जो हीरा निकाला जाता है वैसे ही जो पूरा बुकें तो बहुत हैं, लेकिन आप जो पढ़ाया गया द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी 100% कह रहा हूँ कि एग्जामों से कहीं बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल एग्जाम से सटीक पढ़ाया जाता है कि आप लोग 100 में से 90% प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। दोस्तों मैं आज ऐसे एक शख्स से मिलाना चाहूँगा जो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में हम आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखे हैं, जो जिसको कहा जाए केमिस्ट्री के वह एक वैज्ञानिक इस युग में पधार गए हैं, जो हर एक केमिस्ट्री के वो समझ लीजिए कि ये पढ़ाते हैं सर, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जिनको बुलाते हैं ये हमारे चिंटू सर हैं, इनको मैं बुलाता हूँ। नहीं सर इसलिए बुलाते हैं कि सर जी देखिए आप इन जो चिंटू प्रजापति एक चैनल है उसमें केमिस्ट्री का बिल्कुल आपको ये पढ़ाते हैं सर, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, 0 लेवल से उठाया गया है। और सर मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें सर, बच्चों को दो शब्द। प्यारे बच्चों मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिस लेवल से हैं उस लेवल से आप लोग इतनी पढ़ाई करें ताकि जो भी जहाँ पर फील्ड है आपका उसमें एकदम दहाड़ करके गर्दा मचाए रखें। ठीक है, मैं जो है कि ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सर जी जो है कि बहुत ही महान है। अरे ऐसी बात नहीं, आप लोग द चिंटू प्रजापति जो चैनल बना हुआ है उसे एक बार जरूर देखें। केमिस्ट्री के मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, आपको लड़कियों से नहीं प्यार होगा, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार जरूर केमिस्ट्री का चैनल देखें चिंटू प्रजापति, और हमारे द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी के सभी टीचर जुड़े हुए हैं आपके हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए कि आपका उज्जवल भविष्य जुड़े रहेंगे और आपका जो भविष्य है ना उज्जवल आपको बनाकर ही रखना। बस आप हम लोग के साथ चलते रहिए दोस्तों, जरूर आपको सही नंबर और सही मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।